हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये हो जाएगा आज टोटली कंप्लीट, यानी कि फाइनली लेक्चर नंबर 4 इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज चौथा आई मीन टू से आज 3rd चैप्टर जो है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इसको टोटली कंप्लीट कर देना है हमें। तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे साइंस के वीडियो, मैथ्स के वीडियोस नहीं देखे, पूरा का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखा है आपके स्टैंडर्ड का एंड बाकी के स्टैंडर्ड का भी, तो प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लेना। हमारे वीडियो के अंदर आप घुसोगे ना हमारे चैनल के अंदर, तो प्लेलिस्ट सेक्शन होता है, आपको पता होगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में हम क्या करते हैं, फोल्डर्स बना के रखते हैं अलग अलग चैप्टर्स के। तो हर एक स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है। तो आप जाओ देखो, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, अच्छे से देखना और शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है दोस्तों। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है और आप लोग ही ये चीज कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचा देना, शेयर कर देना। और इसके अलावा 2 चैनल और है हमारे, जाके देख लेना, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आपको याद होगा कि इसके पहले जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने आपको दिखाया था किस प्रकार इफेक्ट्स की वजह से न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई और उसके वजह से क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा, फमाइन आ गया। तो बहुत सारे आम नागरिक जो थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ रहा था ब्रिटिश के न्यू रूल्स के वजह से, जो इफेक्ट हो रहा था ब्रिटिश रूल का, इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे। तो उसमें से एक और चीज था कि डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश की वजह से कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फायदा भी हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करके दिया था। तो उसमें से एक डेवलपमेंट था दोस्तों, दैट इज डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे डेवलपमेंट हुआ ये चीज हम देखेंगे। डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड साथ ही में कम्युनिकेशन सिस्टम में भी कैसे हुआ ये भी हम लोग साथ में देख लेंगे। ठीक है ना, कम्युनिकेशन आपको पता ही है, टेलीकम्युनिकेशन, बातचीत करने का जरिया। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी कैसा डेवलपमेंट हुआ, ये दोनों चीज हम लोग एक ही साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो एक टाइम था कि जो ब्रिटिश जब आए थे तो ऑब्वियसली उनका मेन पर्पस यही था कि उनको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग मतलब क्या, बिजनेस करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है उसको भेजना है और अपना मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन मुद्दे की बात ये हो जाती है ना कि जैसे कि अगर उनको अपना ट्रेड बढ़ाना था, जैसे कि अगर उसको बाहर देश भेजना था या फिर इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट भेजना था, तो वो टाइम पे जो साधन होती थी, जो गाड़ियां होती थी, वो बहुत रेयर होती थी। तो और जो गाड़ियां होती थी वो छोटी होती थी, जैसे बुलक कार्ट वगैरह हो गया, ये हो गया। एंड साथ ही में अगर उनके पास व्हीकल्स भी होती थी तो वो छोटी छोटी होती थी, उसमें कितने सारे सामान जा सकते हैं, थोड़े ही सामान जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को थोड़ा और बेहतर करें और डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। तो यही चक्कर में उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के चक्कर में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, जो कि बनाया उन्होंने 1853 में पहला रेलवे ट्रेन, यानी कि ट्रेन बना दिया उन्होंने। क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम अगर बड़ा चीज बनाएंगे, बड़ा व्हीकल बनाएंगे, बड़ी गाड़ी बनाएंगे, तो उसमें हम लोग बहुत सारा सामान एक साथ जा सकते हैं और उसमें बैठ के भी जा सकते हैं साथ में, तो ये फायदा हो जाएगा। तो ब्रिटिश लोग ने 1853, ये याद रखना आप लोग को, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, 1853 ये साल में पहला रेलवे जो है बनाया गया था, जो कि मुंबई से लेकर थाने तक चला था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूछा था, जरूर से आपने कमेंट दिया होगा। तो मुंबई से लेकर थाने, आपको पता है महाराष्ट्र में मुंबई है, तो मुंबई से लेकर थाने तक जो रूट बनाया गया था, तो सबसे पहली ट्रेन पूरी इंडिया में, सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। और वो कब चली थी? 1853 में चली थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और वही साल में ब्रिटिश लोग ने क्या स्टार्ट किया, टेलीग्राफ सिस्टम भी स्टार्ट किया। आपको पता है टेलीग्राफ, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कम्युनिकेशन का जरिया वो टाइम पे टेलीफोन्स वगैरह जो थे वो नहीं थे, तो टेलीग्राफ का जरिया होता था, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो चिट्ठी होती थी, लेकिन वो बहुत ही फास्ट जाती थी, उसको बोलते हैं हम लोग टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ का जरिया था, और जिसके वजह से बहुत सारी सिटीज हो गई और बहुत सारी जो मिलिट्री स्टेशन हो वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि वो टाइम पे ऐसा होता था ना कि अगर किसी को मैसेज पहुंचाना है तो किसी एक आदमी को मैसेज दिया जाता था, और वो मैसेज वो चल चल के जाता था, उसको जितना टाइम लगेगा या फिर जितना भी समय लगेगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए, किसी भी थ्रू से जाए या फिर वो चल के जाए, गाड़ी से जाए, किसी से भी जाए, लेकिन उसको जितना समय लगेगा पहुंचने के लिए, फिर जाके वो मैसेज सुनाएगा और वापस आएगा, तो इतना समय लग जाता था। लेकिन उससे क्या होता था, टाइम वेस्ट बहुत होता था, और जो एकदम अर्जेंट में जो मैसेज होता था, जो इंफॉर्मेशन होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया, 1853 में रेलवेज बना दिया। इससे सामान
सामान और लोग पहुंचने बहुत आसान हो गए। और दूसरा चीज, उन्होंने उसी साल टेलीग्राफ लॉन्च कर दिया, दैट इज द चिट्ठी का सिस्टम, जो कि बहुत फास्ट जाएगा और जवाब भी बहुत फास्ट लेके आएगा। तो ये सभी चीज होने लगा। और साथ ही में उन्होंने एक पोस्टल सिस्टम शुरू किया, यानी कि खत लिखना, पोस्टल बोलते हैं ना, पोस्टल सर्विस, पोस्टल सिस्टम शुरू कर दिया। यानी कि आज हम लोग लेटर लिखते हैं, लेटर तो आज के जमाने में बहुत कम हो गया, मोबाइल का जमाना है, लेकिन एक थोड़ा 25-30 साल पहले भी चले जाओगे तो वो टाइम पे भी खत का जमाना था, पोस्टल सर्विस का जमाना था। तो ये ब्रिटिश लोग ने ही लॉन्च किया था और उसी के हेल्प से आज हम कहीं ना कहीं आगे हैं और बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और यही सब चीजें डेवलप करती गई और धीरे धीरे सोशल लाइफ जो थी इंडियंस की, वो भी सुधरने लगी। यानी कि इंडियंस जो ऐसा चीज सोच भी नहीं सकते थे, वो ब्रिटिश लोग ने जब किया तो इंडियंस ने भी उनसे बहुत सारी चीज सीखी और इंडियंस का भी डेवलपमेंट इसी के साथ होने लगा। और धीरे धीरे उनके बीच में यूनिटी भी बढ़ने लगा, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना बढ़ गया, क्योंकि ये सब चीज सुविधाएं आ गई थी तो बातचीत करना शुरू हुआ। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, ट्रेनों में बैठ के, अलग अलग जगह पे रेलवे सिस्टम्स बन गए थे, अलग अलग शहरों को, अलग अलग स्टेट को जोड़ने के लिए सिस्टम्स बन गए थे। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने लगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। एंड बहुत सारे लोगों में क्या हो गया, एकता जो था, यानी इंडियन पीपल में जो एकता था वो भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। ये सब चीज होने लगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमें ये पढ़ना है, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी कि कुछ ऐसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, पुराने जमाने वाली इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, वो कैसे खत्म हो गई धीरे धीरे, मतलब हमारे ब्रिटिश के राज में हमारे इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो कैसे खत्म हो गई, डिक्लाइन कैसे हुआ, ये हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। तो अगला टॉपिक है दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड टॉपिक आज के लिए, दैट इज डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रीज में कैसे डिक्लाइन हुआ, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक टाइम था हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारा टैक्स वसूल कर लिया था हमसे, क्योंकि उनका बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन था। जैसे मैंने बता दिया कि अगर आप खेती भी करते हो तो आपका खेती, यानी कि जो खेत होगा वो जितना बड़ा रहेगा उसके एरिया के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो भी टैक्स फूड ग्रेन नहीं दे सकते, आपको कैश देना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे फार्मर्स लोग अपनी जमीन जो है गिरवी रखते थे। तो इसके वजह से क्या हो गया कि बहुत सारा जो गुड्स था, बहुत सारा सामान जो था, वो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं बाहर देश एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके देश में ये सब चीज नहीं होता था। तो हमारे देश में जो भी चीज होता था उसको यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था टू द ब्रिटिशर कंट्री, यानी इंग्लैंड में भेजा जाता था, यूरोपियन कंट्री जो है वहां तक भेजा जाता था। और यहां पे क्या होता था कि हमारे इंडिया के लिए जो सामान चाहिए, हमारे जरूरतमंद के लिए जो सामान चाहिए होता था, वो हमारे इंडियंस को बहुत ही कम सप्लाई होता था। तो जिसके वजह से ये हो गया कि इंग्लैंड धीरे धीरे ज्यादा डेवलप होता गया और हमारा इंडिया जो है धीरे धीरे कम होते गया। तो ये सभी चीज होते गया। और जितने भी चीजें इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होते थे, मशीन्स वगैरह जो होते थे, वो नए जमाने के मशीन्स थे। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जब आ गया था वो टाइम पे, तो इंग्लैंड जो था वो मॉडर्न कंट्री था। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था कि अगर कोई काम करने के लिए 10 इंसान लगते हैं, समझ लो एक काम करने के लिए 10 इंसान लगते हैं, तो वो इंग्लैंड ऐसा कंट्री था, उसने क्या किया, ये 10 इंसान को हटाने के लिए उसने सीधा सीधा एक मशीन बना दिया और सोचा कि मैं 10 इंसान से काम करवाने से अच्छा एक मशीन रख लूंगा, वो एक मशीन मेरा 10 इंसान के बराबर काम करेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, मैन पावर जो था और ट्रेडिशनल जो मेथड था हमारे इंडिया का कि हम कोई भी काम अपने हाथों से करते थे, ये धीरे धीरे कम होने गया। यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड था कोई भी इंडस्ट्रीज में काम करने का, वो धीरे धीरे कम हो गया। और खासकर ये जो मशीन्स होती थी, वो 10 लोग जो काम करते थे उससे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट मिनिमम करता था। यानी कि जो कॉस्टिंग था, बहुत ही कम पैसे में वो मशीन आते थे। तो 10 लोगों को अगर मैं वेतन दे दूंगा, यानी पगार दूंगा, उससे अच्छा मैं एक मशीन चला लूंगा, तो ये मेरा पैसा भी बचा लेगा और उससे 10 गुना ज्यादा काम करके भी देगा मशीन, क्योंकि मशीन तो थकेगा नहीं ना, उसको तो बिजली चाहिए, खाली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो चलेगा। तो इस हिसाब से ये सब चीजें होने लगी। एंड धीरे धीरे जो भी चीप प्रोडक्ट्स थे ना, वो हमारे इंडियंस लोग जो थे, वो जितना मेहनत करके अपने हाथों से बनाते थे, उसका जो डिमांड था वो क्या होने लगा, कम होने लगा, क्योंकि उसको खरीदने के लिए अब कोई रेडी नहीं था। तो जो भी ट्रेडिशनल चीजें था वो इंडिया का धीरे धीरे खत्म हो गया। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो आर्टिशियंस लोग थे, जो आर्टिस्ट लोग थे, जो मटके बनाते थे या फिर जो भी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना दोस्तों, जो हमारे इंडिया अपने हाथों से हैंडलूम्स वगैरह जो करते थे, वो धीरे धीरे इनकी जो डिमांड थी वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बदले में रिप्लेसमेंट के तौर पर ब्रिटिश लोग ने मशीनरीज मंगवा लिया इंग्लैंड से या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज से, जो एक मशीन 10 से 20 लोग का, 100 लोग का काम अकेले करके रखता था। तो इसके वजह से हमारा ट्रेडिशंस जो था, ट्रेडिशनल जो हाथ से करने का तरीका था, वो यहां पे धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यही था इस टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडिया में ये ट्रेडिशनल मेथड्स डिक्लाइन हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू जो मेथड, नया जो तरीका है, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। तो यहां पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया में भले ही ट्रेडिशनल मेथड का डिक्लाइन हो गया, यानी कम हो गया, लेकिन उसके बदले में ब्रिटिशर्स
ने डेवलपमेंट करने लगे ऑफ द न्यू इंडस्ट्री। और बाकी जो भारत के जो कुछ दिमागदार व्यक्ति थे, भारत के कुछ टैलेंटेड इंसान थे, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान किया। तो डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज, तो नए नए इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में कैसे आए ये हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज की जब भी हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल तौर पे अगर बात करें तो ब्रिटिश का सपोर्ट हमें कभी नहीं मिला कि हम इंडियंस अगर हम चाहते, जैसे कि वो टाइम पे कुछ इंडियंस ऐसे थे जिनके पास पैसा वगैरह था, ठीक है ना कहीं उनके पास पैसा था, तो वो अपना इंडस्ट्री शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन कभी भी ब्रिटिश ने सपोर्ट उन्हें नहीं किया, क्योंकि उनको यह डर था कि अगर इंडियंस आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा जो राज है, हमारा जो डर है, यहां पे हमारा जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अपना देश वापस जाना पड़ेगा। ये तो हुआ वैसे भी ना कभी तो हुआ ये 1947 में। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो ये जो ब्रिटिश थे वो कभी भी इंडियंस को सपोर्ट नहीं करते थे। और इंडियन बिजनेसमैन जो होते थे, जो इंडियन व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स जो होते थे, उनकी हेल्प कभी नहीं करते थे, क्योंकि इंडियंस जो थे वो अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते थे। लेकिन ब्रिटिश के मशीन्स वगैरह की वजह से हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था। तो बिजनेसमैन जो थे, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, इंडिया के जो बिजनेसमैन थे, उनका ये सोचना था कि काश हमको भी ये टेक्नोलॉजी अगर मिल जाता तो हम भी अपना जो बिजनेस है उसको बड़ा कर सके, स्केल कर सकते और बड़ा बड़ा ऑर्डर्स ले सकते और अच्छा डेवलपमेंट कर सकते, हमारे इंडिया का भी तरक्की होता। लेकिन उसको सपोर्ट कभी भी ब्रिटिश लोग ने नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिजनेस थे जो अपने दम पे, अकेले के दम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1853 आप देख सकते हो कितनी पुरानी बात है ये। तो 1853 में कवासजी नानाभाई दावर, ठीक है ना, इनका नाम मैं मेंशन कर दूंगा यहां पे, कवासजी नानाभाई दावर, ठीक है। ये जो इंसान थे, ये जो व्यक्ति थे, इंडिया के एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। इन्होंने नॉर्मली पहली टेक्सटाइल मिल, यानी कि आपको पता है कि कपड़े बनाने की जो मिल होती है, कंपनी बोल लो, इन शॉर्ट फैक्ट्री बोल लो, तो टेक्सटाइल मिल कहा जाता है। आपको पता होगा बहुत सारे आपके पेरेंट्स लोग टेक्सटाइल मिल में काम भी करते होंगे, हो सकता है। तो टेक्सटाइल मिल जो पहली बार मुंबई में जो है वो इन्होंने ही बनवाई थी, यानी कि पहली टेक्सटाइल मिल कहां पे बनी थी? मुंबई में बनी थी। और 1855 में पहली जूट मिल बनाई गई थी, जो कि बंगाल में स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। 1855 में, ये भी लिख देता हूं मैं, 1855 में पहली फर्स्ट जूट मिल। जूट पता है आपको? ये जो गोनी बनते हैं, गोनी, वो गोनी के अंदर जो जूट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो जो चीज होती है वो जूट होती है। जैसे कि हम लोग चावल गेहूं रखने के लिए गोनी यूज करते हैं, प्लास्टिक वाली गोनी नहीं। पहले जमाने में देखो गोनी, वो रस्सी जैसे कुछ तो गोनी रहती थी, वो पहले जमाने में, ज्यादा पुराना नहीं, 5-10 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो उसको जूट बोलते हैं। तो जूट की गोनी, यानी गोनी नहीं पर जूट की जो कंपनी जो बनाई गई, पहली जो जूट मिल जो बनाई गई थी, वो कहां बनाई गई थी? 1855 में बनाई थी। वो भी कहां? बंगाल में बनाई गई थी। ये आपको ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है। क्लियर है? ये सब चीज हुआ। एंड फिर 1907 में हमारे इंडिया के मशहूर, आज भी इनका नाम हम लेते हैं, तो 1907 में हमारे इंडिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम था जमशेद जी टाटा। आपको पता है टाटा ग्रुप, टाटा के कितने सारी कंपनीज हैं, उनके जो फाउंडर थे, यानी कि सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने स्टार्ट किया था टाटा ग्रुप को, वो कौन थे? जमशेद जी टाटा, ठीक है। तो जमशेद जी टाटा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप्स की शुरुआत की थी, 1907 में की थी। और उन्होंने पहली बार एस्टैब्लिश किया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि सबसे पहला जो शुरू किया गया था इनकी तरफ से, जो कंपनी का नाम था वो था टाटा आयरन एंड स्टील। आपको पता ही है जो भी लोखंड का काम होता है, स्टील बनाने का जो काम होता है, आज बहुत सारी कंपनी से टाटा स्टील नाम से आज फेमस है। टाटा आयरन तो हट गया है, लेकिन टाटा स्टील नाम से आज कंपनी जानी जाती है। पहले इसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील। और ये सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, वो जमशेदपुर में ही किया गया था, ठीक है ना। जमशेदपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। ये कंपनी जो है, ये जो इंडस्ट्री है वो बनाई गई थी। और आज आप देखोगे देयर आर सो मेनी कंपनीज इन टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में आप देखोगे तो टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा एलेक्सी है, यार सो मेनी, मैं गिनूंगा तो 50-60 ऐसे ही नाम निकल जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे कंपनीज है टाटा के अंडर में, ठीक है ना। आपको पता ही होगा उसमें इनके बाद जो बहुत सारे लोग थे, और आज टाटा जो ग्रुप्स एंड सन्स है उसमें जो सबसे काबिल व्यक्ति जो हम मानते हैं, जो एक टाइम पे रहे हैं, उनका हिस्सा, टाटा ग्रुप के हिस्सा रहे और आज भी है, जिनका नाम है रतन टाटा। आपको तो पता ही होगा उनके बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि JR टॉक्स जो हमारा सेकंड चैनल है उसके ऊपर रतन टाटा के ऊपर हम ऑटोबायोग्राफी बना सके, ठीक है ना, बायोग्राफी लिख सके या फिर कुछ एक ऐसा वीडियो बना सके, तो जरूर से मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं वो, ठीक है ना। बिजनेसमैन में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। और इसी के साथ हमारे इंडिया में कोयले की इंडस्ट्रीज, फिर मेटल्स की इंडस्ट्रीज, लोखंड बनाने वाली, मेटल्स बनाने वाली, अलग अलग शुगर बनाने वाली, सीमेंट बनाने वाली और केमिकल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या होने लगा? डेवलप होते गया हमारे इंडिया में। तो इसी की वजह से ये सब चीज होते गए और इंडिया धीरे धीरे तरक्की पड़ने लगा। यानी कि ब्रिटिश का रोल था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश थे, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के कुछ काबिल बिजनेसमैन और कुछ काबिल ऐसे जो ट्रेडर्स थे, उनके हेल्प से यहाँ पे हमारा इंडिया इनडायरेक्टली डेवलप करने लगा और खुद के दम पे बहुत सारी चीजें करने लगा, ठीक है। एंड एक और लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट, यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनका वजह से हमारे इंडिया पे
कल्चरल और सोशल इफेक्ट क्या क्या आया वो हम लोग देख लेंगे, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है। इसको देख लेंगे, फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं लास्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज कल्चरल इफेक्ट। ठीक है, कल्चरल इफेक्ट ऑफ इंडिया। तो सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट, सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स। ठीक है, क्या क्या सोशल और कल्चरल इफेक्ट्स देखे गए ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में यूरोप की, अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका था यूरोपियन कंट्रीज और खासकर में एशियन कंट्रीज, जो इंडिया जिसका एक पार्ट था उसकी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क आ चुका था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। तो वो काफी ज्यादा डेवलप हो गए थे हमसे कंपेरेटिवली, और हम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में थे, और हम अभी भी गुलाम थे, यानी वो टाइम पे गुलाम थे। किसके? ब्रिटिश के गुलाम थे। तो वो टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जिसके वजह से इतने सारे चेंजेस होते गए, जैसे कि ह्यूमैनिटेरिज्म के ऊपर चेंज हो गया, इंसानियत का जो देखने का नजरिया था वो अलग हुआ, क्योंकि पहले मुगल्स जब थे तो वो टाइम पे तो कुछ अलग ही था, किसी को भी मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन वो टाइम पे लेकिन थोड़ा इंसानियत आ गई, क्योंकि लॉज बन गए, नियम कानून बन गए, पॉलिसीज बन गए। फिर उसके अलावा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आ गया, गवर्नमेंट आ गया, नेशनलिज्म आ गया, लिबरिज्म आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें आ गई जिसके वजह से हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चेंजेस जो है वो देखने मिली। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि बहुत सारी इंडियन सोसाइटी जो थी वो ये जो कल्चर था, यानी मॉडर्न जो कल्चर था या फिर जो यूरोपियन कल्चर था, इंग्लैंड का, ब्रिटिश का जो कल्चर था, वो कुछ कुछ लोग जो है अडाप्ट करना शुरू कर लिए थे, क्योंकि हमारा इंडिया के जो लोग थे वो भी ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमारा भी क्या हो, तरक्की और हम भी कुछ चेंज हो। तो हमने किससे सीखना शुरू किया? इंग्लैंड वाले से सीखना शुरू किया। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अडाप्ट करना शुरू किया, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तो हमारे जो इंडिया के कुछ ऐसे जो काबिल लोग थे, जो पैसेदार लोग थे, जिनके पास पैसा था, बिजनेसमैन जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को या फिर उनके जो कुछ लोगों थे उनको यहां पे स्टडी करवाना शुरू किया, यानी पढ़ाई करवाना शुरू किया। एक टाइम पे हमारे इंडिया में एक टिपिकल पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई होती थी लेकिन वो वेदों के हिसाब से होती थी, संस्कृत के हिसाब से होती थी, एंड बहुत सारी ऐसी चीज थी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारे इंडिया में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन मॉडर्न कल्चर जो इंग्लैंड फॉलो करता था, जो ब्रिटिश फॉलो करता था, जो इंग्लिश स्टडी जो होता था, इंग्लिश में पढ़ाई करना, आज हम लोग ये सब चीज पढ़ रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ये सब इंग्लिश वर्ड है ना, ये सब इंग्लिश वर्ड है। ये हमको किसने सिखाया? If I am going to speak you some words in English, that English I am talking to you, तो ये इंग्लिश जो मैं बोल रहा हूं वो इंग्लिश किसने सिखाया हमें? इंग्लैंड वाले लोग नहीं, जो ब्रिटिश वाले राज करके गए थे, इन्होंने सिखाया ना। और हम चाहते थे कि हम उनकी भाषा सीखें, क्योंकि हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, और हम भी किसी से कम नहीं रहे, इसीलिए हमने सीखा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत गरीब थे इसलिए हमने सीखा, हम भी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी वर्ल्ड के लेवल पे जाना था, सिर्फ इंडिया में नहीं रहता, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना था। दैट्स वाई वी, कुछ लोग थे, हमारे कुछ कंट्री के लोग थे, वो धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना शुरू किए, ट्रेडिशन, उनके हिस्ट्री, उनके ट्रेडिशन, उनके लिटरेचर के बारे में पढ़ना शुरू किया, साथ में म्यूजिक हो गया, फ्लोरा फौना हो गया, तो ये सब चीज होना शुरू हो गया। और 1784 में, ठीक है, और एक ब्रिटिशर थे, उनका नाम यहां पे मेंशन करूंगा, विलियम जोन्स, जो कि इंग्लिश ऑफिसर थे। ठीक है ना, 1784 में, 1784 में एक ब्रिटिशर थे, उनका नाम था दोस्तों विलियम जोन्स। ठीक है, क्या नाम था? विलियम जोन्स। ये एक इंग्लिश ऑफिसर थे। इन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता। और ये सोसाइटी के हिसाब से अगर बात करूं तो मैक्स म्यूलर जो थे, जो जर्मन थिंकर थे, जर्मन एस्ट्रोलॉजर नहीं, थिंकर बोल सकते हो, यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में जानकार जो होते हैं, वो जो थे यहाँ पे, वो इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज और हिस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी रखते थे। और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल्स और दिखाया जाए तो यही सब चीजों के वजह से ये जब सोसाइटीज वगैरह का निर्माण होने लगा और ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगे, इनडायरेक्टली हम इंडिया वाले क्या करने लगे, मेन फोकस हमारा इंग्लिश स्टडी के ऊपर बना लिया उसने। और एजुकेशन, जो इंडियंस थे, जो एडुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने बहुत सारे इंडियन रिलीजन को, हिस्ट्री को, ट्रेडिशन को पढ़ना यहां पे शुरू कर दिया। और ब्रिटिश ने इस दौरान बहुत सारे लॉ जो है, बहुत सारे नियम कानून जो है बना लिए, जैसे कि 1829 में लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, उन्होंने एक सती प्रोहिबिशन एक्ट बनाया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही हुआ। ठीक है ना, सती प्रोहिबिशन एक्ट। सती प्रोहिबिशन, सती मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में अगर कोई एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है ना, तो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को जला दिया जाता था, क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया तो वो अभी जी के क्या करेगी, तो चलो वाइफ को भी जला दो। ठीक है, तो वो एक ऐसा नियम हमारे इंडिया में था, यानी ब्रिटिश वगैरह के आने के पहले कुछ कल्चर था, हमारा ट्रेडिशन था, आई डोंट नो, बट कुछ तो था, वो सती कर दिया जाता था, यानी कि फीमेल्स को जला दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया। क्या गलती है उसकी? नहीं। तो ये जो ब्रिटिश ने देखा, तो ब्रिटिश लोग को लगा, जब वो लोग राज करते थे तो वो लोग ने बोला कि यार ये सब चीज तो गलत है, मतलब मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से वी शुड ट्रीट इक्वली, मैन और विमेन्स दोनों इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अगर फीमेल मर जाती है तो जो मैन होता है, हस्बैंड जो होता है, वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन फीमेल्स के लिए ऐसा क्यों नहीं है?
तो ये जो नियम था उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया, सती प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा था। ठीक है, सती प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया। फिर यहां पे लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में वीडो रीमैरिज एक्ट भी बनाया। ठीक है ना, वीडो रीमैरिज एक्ट, ये भी बहुत ही अच्छा कानून बनाया, वीडो री मैरिज एक्ट। अब ये एक्ट क्या है, नाम से पता चल जाएगा, वीडो का मतलब होता है विधवा, यानी कि अगर किसी फीमेल का हस्बैंड यानी किसी वाइफ का हस्बैंड जो है मर गया तो वो जो है दोबारा शादी कर सकती है, यानी कि वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि उसको सती कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। अब वो चाहेगी तो वो किसी और के साथ शादी कर सकती है। इस प्रकार का जो नियम है वो रीमैरिज एक्ट जो है बनाया गया था लॉर्ड डलहौसी की तरफ से। एंड ये जो चीज थे, इसके वजह से हमारे इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा चेंज होने लगे और नए नए नियम आने लगे। जो लोग पहले बहुत ज्यादा गलत मेंटालिटी रखते थे उनकी मेंटालिटी भी इंप्रूव होती गई और धीरे धीरे इस प्रकार हमारा इंडिया जो है वो डेवलप करते लगा। और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस की अगर बात करें, हमारे ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उनको भी कुछ ऐसे लोग चाहिए थे, क्योंकि देखो ब्रिटिश एम्पायर बड़ा था लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े इंडियन लोग को मैनेज करना, तो कहीं ना कहीं उनको एक इंडियन भी चाहिए था, यानी बहुत सारे इंडियंस की जरूरत थी। लेकिन वो इंडियंस को इंग्लिश भाषा समझ में आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, तो वो कुछ एडुकेटेड इंडियंस को अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए जोड़ने के लिए लग गए, ताकि कुछ ऐसे इंडियंस हमें मिल जाए जो हमारे साथ काम कर सके और हमारी भाषा जानते हो इस हिसाब से। तो बहुत सारे जो ऐसे इंडियंस जो थे, जो इंग्लिश भाषा सीख रहे थे और एडुकेटेड हो गए थे, पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, उनको यहां पे इंग्लिश की तरफ से बुलाया गया। एंड रिकमेंडेशन जो था लॉर्ड मैक्वेली, ठीक है, तो लॉर्ड मैक्वेले जो थे, इन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में स्टार्ट किया। यानी कि इंडिया में, क्योंकि लोग बाहर जाके इंग्लैंड वगैरह में पढ़ के आते थे, यूरोपियन कंट्रीज में जाके पढ़ के आते थे, तो अब यहां पे जो ब्रिटिश लोग ने, उन्होंने खुद ही इंडिया में क्या कर दिया, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। यानी कि लोग जो है इंडिया में रह के ही इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। और ये चीजें हुआ 1835 में। आज भी हम लोग, लाइक मैंने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, 80 to 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे होंगे। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन है। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन लागू किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो बाहर चले जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसा होता था, तो वो बाहर चले जाके इंग्लैंड वगैरह से पढ़ के आते थे। अपने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है, महात्मा गांधी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ाई करके आए हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज ना हो, इसके लिए हमारे इंडिया में ही बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया गया। एंड इसके हिसाब से बात करें तो बहुत सारे न्यू एजुकेशन इंडियंस जो थे, वो वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न थॉट्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करने लगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सब चीजें इसमें सिखाने जाने लगी। और 1857 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को बनाया गया। यानी हमारे इंडिया में 1857 में हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज जो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे सके इंडियंस को, ऐसी यूनिवर्सिटी ब्रिटिश लोग की तरफ से बनाए जाने लगी। जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज कोलकाता में थे, ऑब्वियसली कोलकाता बहुत डेवलप शहर था वो टाइम पे। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, आज के डेट में जो चेन्नई है, चेन्नई जिसको बोलते हैं। तो ये तीन ही शहर होते थे बहुत ज्यादा, जो लोग ज्यादा पसंद करते थे, और बहुत ज्यादा सिटीज हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि फेमस जो थे, काफी ज्यादा और डेवलप थे। तो कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई और मुंबई, ये तीन शहर में यूनिवर्सिटीज को ओपन किया गया। और वेस्टर्न एजुकेशन, जो मिडिल क्लास इंडियंस होते थे, उनको भी प्रोवाइड की जाएगी। इस तरीके का एजुकेशन वहां पे चलाया जाने लगा, जिससे सोशल रिफॉर्म, हमारे इंडिया का सोशल डेवलपमेंट जो मूवमेंट था हमारे इंडिया में लागू हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस को फायदा पहुंचा। और बहुत सारे इंडियंस अपने लाइफ में जो बहुत ही ज्यादा नीचे के लेवल पे थे, वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे आ गए और ब्रिटिश लोग के साथ आंख में आंख डाल के बात करने लगे, क्योंकि उनके पास भी अभी एजुकेशन आ गया था। बिकॉज एजुकेशन से बड़ा पावर और कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं दोस्तों, एजुकेशन है तो आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, आप भी अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, और अपने माँ बाप का क्या, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करोगे और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाओगे। यही मेरा आपसे कहना है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। और आपको बता दूं, टॉपिक भी खत्म हो गया, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि 4 लेक्चर से चल रहा है, तो आज चौथा लेक्चर है, तो फाइनली खत्म होता है ये चैप्टर, ठीक है। तो टोटली कंप्लीटेड, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो जल्द हम लोग और भी ऐसे चैप्टर्स, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो वो सब चीज हम लोग कंटिन्यूअसली लेकर आते रहेंगे। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था। न्यू चैप्टर्स जल्द मिलते रहेंगे आपको अगले अगले लेक्चर में। आप देखते रहो, कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेंगे। तो बस आप लोगों को ये काम करना है कि आपको हमारा प्लेलिस्ट कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पहले से ही मौजूद है। आप पढ़ते रहो और नए नए चीजें भी हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड goodbye।